अस्सलाम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मेथड वैलिडेशन के लिए हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि किसी गुड लैब प्रैक्टिस के लिए हमारे पास अगर हम एनालिटिकल मेथड को वैलिडेट करना चाहते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स को जहन में रखना होता है। लास्ट में हमने कल कुछ लिमिट्स पढ़ी थी कि हमारे पास जो LOD, LOQ, फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके पास है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन RST, रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर किस किस रेंज में होना चाहिए, तो वो डिफाइन करता है कि हमारे मेथड की एक्यूरेसी कैसी है, प्रिसीजन कैसी है, इस चीज को डिफाइन करता है। आज हमने यही चीज देखनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आ जाते हैं एग्जांपल 4.1 पे। इसमें बता रहे हैं कि एनालिटिकल मेथड की प्रिसीजन को डिफाइन करने के लिए बताया ये जाता है कि अगर आप उस डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो आपके पास आंसर प्लस माइनस 15% तक अगर आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मेथड के अंदर प्रिसीजन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया। उन्होंने पहले आपको ये डिफाइन किया है, फॉर्मूला दिया है, और ये आपके पास एक डेटा दिया है जिसकी ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, और आपने ये बताना है कि क्या इज दिस लेवल ऑफ एनालिटिकल मेथड प्रिसीजन एक्सेप्टेबल फॉर दिस ग्रुप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रेप्लिकेट्स और नॉट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा का मीन निकालेंगे और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट लिखा है परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, आप पीछे पढ़ कर आए हैं। क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीन के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। यहाँ पर आपके पास ये डेटा सारा प्रोवाइडेड है। इस डेटा की जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली गई है उसकी वैल्यू आपको ये दी गई है। इस डेटा का जो मीन लिया गया है उसकी वैल्यू आपको ये दी गई है। इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4.72। अब ये आपका आंसर जो है, ये जो परसेंट RST की वैल्यू है, ये प्लस माइनस 15 के अंदर, उस रेंज के अंदर लाई कर रही है। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि दिस लेवल ऑफ एनालिटिकल मेथड प्रिसीजन इज एक्सेप्टेबल फॉर दिस ग्रुप ऑफ QC रेप्लिकेट्स। वजह क्या है, परसेंट RSD जो है वो 4.72 है, जो कि विद इन लिमिट्स है, जो कल हमने लिमिट्स पढ़ी थी कि अगर प्लस माइनस 15 तक अगर आपकी परसेंट RSD आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके काम में प्रिसीजन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 4.2 पे। एग्जाम्पल 4.2 में पहले आपको डिफाइन ये कर रहे हैं कि एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग किसी काम की अगर आपने एक्यूरेसी बतानी है मेथड की, तो वो किस पे डिपेंड करती है कि आपके जो काम का रिलेटिव एरर है वो प्लस माइनस 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आप परसेंट रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, मेजर्ड मीन कंसंट्रेशन माइनस ट्रू कंसंट्रेशन। मेजर्ड कंसंट्रेशन आपकी एक भी हो सकती है, और अगर आप एक से ज्यादा मर्तबा करें तो आप उनका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। उसको आप किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू होती है उसमें से, और डिवाइड किससे करते हैं, ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। आप ये भी पीछे सेमेस्टर 5th में जब हमने डेटा हैंडलिंग का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आप रिलेटिव एरर निकालना पढ़कर आए हुए हैं। तो ये वही फॉर्मूले की बात हो रही है। रिलेटिव एरर आपको ये बताता है कि हमारे काम की एक्यूरेसी कितनी है। अब हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो आपके पास दिया गया है कि जो सिंगल क्वालिटी कंट्रोल सैंपल जो था उसके अंदर कंसंट्रेशन ये है, और जो उसके 8 रेप्लिकेट्स रन किए गए उनकी वैल्यू ये है। अब हमने ये बताना है कि एनालिटिकल मेथड एक्यूरेट है या नहीं है। ये जो आपके पास 11.6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू वैल्यू को, और मेजर्ड वैल्यू हमने एक मरतबा नहीं ली बल्कि 8 टाइम्स ली है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। अब हमारे पास मेजर्ड मीन में जो आपने मीन लेंगे वो आ जाएगा, माइनस ये आपके पास जो ट्रू वैल्यू है वो आ जाएगी, नीचे ट्रू वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ। तो हमारे पास आंसर आता है 10.86। जबकि हमें ऊपर आपने अभी पढ़ा, यहाँ पर आपको मेंशन है कि आपका आंसर जो रिलेटिव एरर है वो प्लस माइनस 20% तक जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो चूंकि हमारा आंसर 10 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये लेवल जो है एनालिटिकल मेथड की एक्यूरेसी के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो विद इन प्लस माइनस 20% रिलेटिव एरर के आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जांपल 4.3। ये आपको बता रहे हैं कि अगर हम एनालिटिकल मेथड में लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन की बात करें, सॉरी यहाँ डिटेक्शन आना है, LOD की बात करें, तो वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि 3 times as great as standard deviation S of a blank
और अ लो लेवल सैंपल। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, LOD इज इक्वल्स टू 3S/m। अब यहाँ पर आपको डेटा क्या प्रोवाइड कर रही है कि आपके पास एक सैंपल है जिसके ये आपको क्या दी गई है, सिग्नल की पीक्स दी गई है, स्लोप आपको दी गई है m इज इक्वल्स टू 0.456। आपने क्या करना है, मिनिमम डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन यानी LOD आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इसका मतलब है कि फॉर्मूले के लिए आपको क्या रिक्वायर है, आपको रिक्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप क्या करेंगे, आप इस सारी वैल्यूज को लिखेंगे, इनका मीन निकालेंगे और इनकी आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आएगा उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे आप करेंगे, स्लोप की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, LOD लिमिट ऑफ डिटेक्शन आ जाएगी, जो कि हम इस मेथड के थ्रू मिनिमम जो आप डिटेक्शन कर सकते हैं ये वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 4.4 ये आपके पास है क्वेश्चन लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन से। कल ही हमने पढ़ा है कि लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन क्या है, कि अगर आपका सिग्नल जो है 10 टाइम्स ग्रेटर है कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लैंक, और तो आप कहेंगे इससे आप क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन यानी वो कंसंट्रेशन जो कि क्वांटिफाई की जा सकती है वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। LOQ इज इक्वल्स टू 10S/m। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो है अपने डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये पीछे वाले डाटा की ही बात हो रही है, ये वाले डाटा की, आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी निकाली थी, 0.32 निकाली थी। उस 0.32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और डिवाइड करेंगे इसकी स्लोप के साथ। स्लोप भी आपको प्रीवियस डाटा में दी गई है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन आती है, यानी ये वो कंसंट्रेशन है जो कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं, वो आपके पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर रेंज। लीनियर रेंज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था, कि दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि वो वैल्यू जो आप फाइंड करना चाहते हैं, लीनियर रेंज के लिए हमने पढ़ा था कि हम कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो टारगेट कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल अगर 1 है, तो हमारा कैलिब्रेशन कर्व ऐसा होना चाहिए कि उस कंसंट्रेशन से लोअर वैल्यूज भी हमारे पास हो और उससे हायर वैल्यूज भी हमारे पास हो। जैसे ये देखिए, उन्होंने 1 से लोअर वैल्यूज 0.5 भी लिया हुआ है और उससे हायर 1.5 भी लिया, यानी हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो तकरीबन ग्राफ के बीच में लाई कर रही है, और हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके दोनों साइड्स पर, एक्सट्रीम वैल्यूज पर भी, और दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज पर, हायर वैल्यूज पे भी और लोअर वैल्यूज पे भी क्या कर रही है, एक्सपेंड की हुई है। दूसरी चीज ये कि हमने देखा था कि R² की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए 0.995 के, यानी जितनी ये 1 के नियर होगी उतनी ही आपके काम के अंदर लिनियरिटी ज्यादा है। अब यहाँ पर जो उन्होंने आपको डेटा दिया है वो ये दिया है कि टारगेट एनालाइट कंसंट्रेशन 10 थी, और उसके लिए जो R² की वैल्यू आई वो थी 0.996, और जो कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया गया वो ये वैल्यूज थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट किया गया। ये जो ग्राफ के पॉइंट्स थे ये कौन से थे, इन पॉइंट्स की हेल्प से आपका जो ग्राफ है वो प्लॉट हुआ, ठीक है। यानी आपका 5.1 हो सकता है, यहाँ था 6.12 था, 8.16 था, 12.24 था, एंड सो ऑन। अब जो हमारी टारगेटेड वैल्यू है वो क्या है, 10.2। हो सकता है कि वो आपकी टारगेटेड वैल्यू यहाँ कहीं लाई कर रही हो, ठीक है। तो उनके कहने का मकसद ये है कि अब आपने दो चीजें बतानी है। पहली चीज आपने ये बतानी है कि क्या कैलिब्रेशन कर्व की लीनियरिटी एक्सेप्टेबल थी। तो लीनियरिटी हमें कहाँ से पता लगती है, R² की वैल्यू से। R² की वैल्यू जो है 0.996 आई है इस वाले केस में। तो अगर हमारी ये वैल्यू 0.995 की इक्वल या उससे ग्रेटर हो तो हम कहते हैं कि हमारे काम की लीनियरिटी क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो हम कहेंगे कि येस, द लीनियरिटी ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व इज एक्सेप्टेबल because R² value is greater than 0.995. बी पार्ट में आपसे ये पूछ रहे हैं कि डिड द कैलिब्रेशन कर्व प्रॉपरली स्पैन द टारगेट कंसंट्रेशन। तो टारगेट कंसंट्रेशन आपके पास ये है तकरीबन 10, ठीक है। आपने इससे शुरू वाली छोटी वैल्यूज यानी 5 तक भी आपने स्टडी किया है, और मैक्सिमम आप कहाँ तक लेकर गए हैं, 15 तक मैक्सिमम आप लेकर गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो टारगेटेड कंसंट्रेशन थी उसको प्रॉपरली हमारे जो स्टैंडर्ड्स की वैल्यूज हैं वो स्पैन कर रही हैं। दोनों एक्सट्रीम्स में हमारे पास लोअर वैल्यूज भी मौजूद है इसके लिए, और हमारे पास इसके लिए हायर वैल्यूज भी मौजूद हैं। यही चीज उन्होंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 4.5 में एक्सप्लेन की है।
तो इट मीन्स कि आपको जो है तमाम जो पैरामीटर्स हैं मेथड वैलिडेशन के, उनकी जो एक्सेप्टेबल परमिसिबल रिक्वायरमेंट्स हैं कि एरर कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर प्रिसीजन की बात करें तो परसेंट आरएसडी की वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए, लिनियरिटी की बात करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो सब आपको चीजें जो है वो इसमें आइडिया होना चाहिए. होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.